एक बार मैं सोई तो सुबह उठी ही नहीं। घर वालों को चिंता हुई, दरवाज़ा खटखटाया गया, तब मैं अंदर बेहोश पड़ी थी। जो लोग बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं जो लोग कि बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो मेरी गुजारिश है कि इस समय को जीकर देखिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि मेरे पति के साथ क्या हुआ। लोन नहीं निकल पाएगा। एक विधवा नए कपड़े भी नहीं पहन सकती है। ये लौट कर आएगी, ये हमारे ही पास आएगी और ये रोएगी। तो आज ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर कि मैं नहीं आई और ना मैं आऊंगी, और अपनी बेटी को अकेले अपने दम पर पाल के बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ के किसी बड़े हादसे के कारण या फिर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि जीने की इच्छा भूल चुके हैं, तो शायद इस वीडियो को देखकर आपको कोई नई दिशा मिल जाए। लाइफ के इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद बेचारी नेहा से आपकी आयरन लेडी बनने तक का आसान दिखने वाला सफ़र, तो क्या है इसके पीछे की कहानी। तो नमस्ते, मैं हूँ आपकी नेहा आशीष तिवारी, जिसका जन्म हुआ इटारसी में एक मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ पर ज़रूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशों के बारे में सोचना पड़ता है, पर फिर भी मेरे पापा ने मुझे शिक्षा बहुत अच्छी दी ताकि लाइफ की किसी दौड़ में मैं किसी से पीछे ना रह जाऊँ। जैसे ही कॉलेज में आई तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी ज़िम्मेदारी को थोड़ा सा कम करना चाहिए, और इस ज़िम्मेदारी को कम करने के लिए मैंने जॉब की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरी शादी हो गई आशीष जी से। जैसा कि आप सबको पता है कि आशीष जी ना होते हुए भी आज हमारे बीच में हैं। तो एक गृहस्थ जीवन, बहुत अच्छा जीवन, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पढ़ाई को फिर से मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया, और वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। घर में मैंने पढ़ाई शुरू करी। मैं जितने भी वैकेंसीज़ निकलती थी उसको मैं फ़िल करती थी। समय निकलता चला गया। समय निकलने के साथ साथ, जैसा कि हमारी सोसाइटी में बोला जाता है, बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। तो जब भी बाहर निकला जाता था तो एक ही वर्ड बनाया गया है, कुछ और वर्ड मैं यूज़ नहीं कर सकती, बांझ। तो धीरे धीरे करके वो मेंटल ब्रेकडाउन होना, इसकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। बाहर मैं बहुत कम निकलती थी, और इसी टाइम पीरियड में आशीष जी की जॉब का रेलवे में होना, जो कि 2-2 दिन के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। तो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि खड़े खड़े बेहोश हो जाना बहुत नॉर्मल बात थी। एक बार मैं सोई तो सुबह उठी ही नहीं। घर वालों को चिंता हुई, दरवाज़ा खटखटाया गया, तब मैं अंदर बेहोश पड़ी थी। इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी। मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हुई, और भगवान की दया से मेरी लाइफ में आई ताशी, जिसको आप सब जानते हैं। ताशी के आते ही मैंने अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट किया। अब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकती थी, तो मैंने बीएड किया। बीएड के लिए जो मेरा फॉर्म था मैंने इटारसी से भरा, ताकि मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकूं, एग्ज़ाम दे सकूं। पर मैं नहीं जानती थी कि ये जो बीएड है, ये मुझे लाइफ के इस दौर पर ले आएगा। इतने बीच में आया कोविड, जो कि मेरे लिए काल साबित हुआ। लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि हम घर में रहते थे, हम सेफ़ रहना चाहते थे, उतने टाइम पर बाहर नहीं निकलते थे, तो एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट किया टिकटॉक पर, जो कि टिकटॉक बहुत वायरल था उतने टाइम पर। फैमिली के साथ वीडियोस होती थी, आशीष जी के साथ वीडियोस होती थी। टिकटॉक पर हमारी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जो कि मिलियंस में थी, और वहाँ पर जो हमें पहचान मिली, जो नाम मिला, वो था लव बर्ड्स। हमें लव बर्ड के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे पहचान बढ़ती चली गई, और जैसा कि बोलते हैं मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं। तो फिर टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होते ही दुख हुआ, क्योंकि एक नाम मिल रहा था, एक फेम मिल रहा था, लोग पहचानने लगे थे। उसके बाद पढ़ाई पर फोकस किया, और मुझे जाना था काफ़ी टाइम बाद मायके। मायके जाते टाइम मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे सब कुछ ख़त्म मिलेगा, मतलब मेरी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। मायके जाते टाइम वहाँ पर पता चलता है कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, और मुझे आशीष जी ने कहा कि एग्ज़ाम तुम्हें देना ही है। और पता नहीं क्यों, आप कह सकते हो, अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, वापस नहीं आओगी। जैसा कि वो समझ गए थे कि इसका मन नहीं है। उतने टाइम में बीच में उनकी तबीयत ख़राब हुई। मुझे ना फैमिली से पता चला, ना मुझे आशीष जी से पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने काम बोलकर मुझसे बात करना थोड़ा कम कर दिया, तो मुझे लगा कि शायद बिज़ी हैं, इस कारण घर से पूछने पर भी नहीं बताया गया कि तबीयत ख़राब है। मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, पढ़ाई पर मैंने फ़ोकस किया, लेकिन फिर भी बार बार मन में ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है। उतने टाइम पर मैं कभी भी दिन के टाइम फ़ोन नहीं करती थी। अचानक से मैंने फ़ोन किया, और मेरी 2.5 साल की बेटी अपने पापा को देखकर बोलती है, उसने गाना अचानक से स्टार्ट किया कि मेरे पापा। और मैंने पहली बार ही सुना था कि वो ये गाना सीखी, कहाँ से सीखी है।
चेहरे से मुझे लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं है। फ़ोन कट किया, मैंने नॉर्मल कॉल लगाया तो नंबर बंद आया। मैंने सासू माँ के नंबर पर लगाया, मम्मी ने नहीं बताया कि तबीयत ख़राब है। उन्होंने बोला शायद सो रहा होगा। फिर ट्राई किया, नंबर बंद आया। शाम को अचानक से मेरे पास कॉल आता है देवर का, एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं आशीष जी को, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। सुनते ही जैसे ऐसा लगा, सब पता नहीं अजीब सा लग रहा था कि मुझे बस अभी जाना है। उतने ही टाइम पर मेरे मंगलसूत्र का टूटना, जैसे मेरी जान निकल गई। सब समझ गए कि ये ऐसे नहीं रह पाएगी, निकलना सुबह ही है। तो गोली दी गई, मुझे नींद की गोली दी गई कि मेरी रात निकल जाए। 10 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। 11:15 बजे उनका कॉल आया, हेलो नेहा कैसी हो। आवाज़ से लगा नहीं कि कुछ इतनी ज़्यादा परेशानी है। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद इतना ट्राई करने के बाद भी फ़ोन नहीं लगा। मैं परेशान, नींद की गोली का असर हुआ, मैं सो गई। मेरे भाई को पता था, किसी को नहीं पता था फैमिली में। उसके बाद सुबह उठे, रास्ते भर मैं बार बार मोबाइल चेक कर रही थी, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ जाते टाइम, कि कहीं से कुछ मिल जाए, पता चल जाए। मैं कॉल कर रही हूँ तो कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर जाके हम अपनी गाड़ी से गए थे। हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़े होते ही भीड़ थी, तो मुझे लगा कि इतनी पहचान बनाकर रखी हुई है, सब लोग मिलने के लिए आए हैं। मैंने बोला था कि अंदर जाऊंगी तो बात नहीं करूंगी, तबीयत ख़राब थी तो बताया क्यों नहीं। जैसे ही उतरती हूँ वहाँ पर मेरे देवर मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। एक औरत जो लड़ने के लिए गई अपने पति से कि वो हॉस्पिटल में लड़ेगी, कि आपने मुझे बताया नहीं, उसके सामने एक बहन आकर खड़ी होती है। उसका दरवाज़ा खुलता है, उसमें कुछ सोचने समझने का मुझे टाइम नहीं दिया गया। वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ना देखने देते हैं, ना छूने देते हैं, और वो गाड़ी चली जाती है। जो लोग बोलते हैं ना, आज भी बोलते हैं जो लोग कि बहुत लोगों के साथ हुआ है, तो मेरी गुजारिश है कि इस समय को जीकर देखिएगा। वहाँ पर मैं बेहोश होती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैं जब होश आता है तो मैं घर में होती हूँ। घर में मेरी बेटी फिर वही गाना गा रही है, मेरे पापा मेरे पापा। उतने टाइम कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ एक शब्द था कि क्या हुआ उन्हें, मेरे पति के साथ क्या हुआ। क्योंकि मैं नहीं थी, वो अच्छे खासे जब हॉस्पिटल गए थे, जैसा कि बताया गया कि सिर्फ सांस लेने में तकलीफ थी, तो उनके साथ क्या हुआ, इस बात का जवाब ना मिलने पर बार बार यही कहकर कि समय होते ही बताया जाएगा बताया जाएगा, मैं घर वालों से हार गई। मैंने बहुत विनती की, मुझे एक बार हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे लेकर नहीं जाया गया कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हारे ठीक होने का वेट किया गया कि एक औरत कब ठीक होगी ना, वो भी टाइम पीरियड होता है कि ठीक होगी। थक हार कर मेरे पति के 10वें के दिन मैंने एक वीडियो बनाई, जिसमें मैंने पब्लिक से बोला कि मुझे सपोर्ट चाहिए। मैंने अपने कमरे में बनाई थी और बहुत हार के बनाई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक तो पहले ही मेरा सब कुछ चला गया, सिर्फ शरीर बचा है, आत्मा तो है ही नहीं। उस शरीर तक को नोचने से लोगों ने पीछे नहीं हटे। वो लोग मेरे साथ इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलते हैं जितनी जल्दी रिश्ते बदल गए, घर बदल गया। 10वें के दिन मेरे नहाने के बाद, मेरे वॉशरूम में जाने के बाद उस वॉशरूम को यूज़ ना करना, सुबह उठकर मेरा चेहरा ना देखना, ये जताया जाना कि अब ये बार बार बोला जाना कि हमें तो लग रहा था कि तुम जिंदा नहीं रहोगी, हमें लग रहा था तुम इतना प्यार करती हो कि तुम आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगी, तो मेरे ज़िंदा होने पर सवाल उठाना। क्योंकि मैं प्यार करती थी तो मुझे ज़िंदा रहने का हक नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए था। मैंने थक हार कर वो वीडियो बनाई। उस वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और पब्लिक के सपोर्ट से, मेरे दोस्तों के सपोर्ट से वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि सुबह उठते से जितने भी पॉलिटिशियन थे, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले थे, वो मेरे घर के नीचे खड़े थे इंटरव्यू लेने के लिए। वहाँ भी मुझे फैमिली के द्वारा रोक दिया गया, नहीं इंटरव्यू नहीं दोगी, जाने वाला चला गया, ये बोला गया। जब मेरी बात 11:15 बजे उनसे हुई थी, मेरे पूछने पर जब मुझे बताया गया कि 11:40 पर डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब आशीष जी नहीं हैं, तो क्या हुआ उतने बीच जब डॉक्टर ने ये कहा था कि उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है एडमिट करते टाइम, जब उन्हें ये नहीं बताया गया कि सीरियस पेशेंट है। अगर सीरियस पेशेंट था तो आईसीयू में एडमिट क्यों नहीं किया, जनरल में एडमिट क्यों किया? अगर ऐसा लग रहा था कि कोई परेशानी की बात है तो ईसीजी, बीपी कुछ भी चेक नहीं किया गया, तो किस बेस पर ये लोग मुझे रिपोर्ट देंगे? ये सोचकर वो डर गए। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, बहुत चक्कर कटवाए। वही सवाल लेकर मैं पहुंची कलेक्ट्रेट ऑफिस। वहाँ पर घंटों बाहर बिठाया गया, मुझे एक डेट दी गई। उस डेट पर एसडीएम, एडीएम मुझसे बात करने वाले थे, उनकी टीम मुझसे बात करने वाली थी। उस टीम के साथ जब मेरी कन्वर्सेशन हुई, उनकी जो भी रिपोर्ट उनके पास थी
उसके अकॉर्डिंग आशीष जी को कोविड नहीं था। तो मेरा एक ही सवाल था, जब कोविड नहीं था तो बॉडी हमें क्यों नहीं दी गई? हमें घर क्यों नहीं ले जाने दिया गया? छूने क्यों नहीं दिया? देखने क्यों नहीं दिया? जो भी अंतिम दाह हुआ है वो अंतिम दाह मेरे देवर ने पूरी किट पहनकर किया है। तो फिर ये सब क्यों किया गया? हमारे घर को अगर उतने टाइम आपको लग रहा था कि कोविड था तो सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? या तो नियम आपने यहाँ से नहीं माने, या तो नियम आपने वहाँ से नहीं माने, लेकिन ले देकर मुझे ये नहीं बताया गया कि पति के साथ क्या हुआ। रिपोर्ट मांगने पर टाल दिया जाना, यहाँ रिपोर्ट करना, वहाँ रिपोर्ट करना। जब वो टीम बैठाई गई, वहाँ से उनके जो सवाल थे उसके क्रॉस कनेक्शन जब मैंने किए तो वहाँ लोगों ने ये बोला कि मैडम टाइम हो गया है तो आप नेक्स्ट डेट पर आना। और वो नेक्स्ट डेट मुझे आज तक नहीं मिली, क्योंकि मैंने सवाल किए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दबा लेंगे, 3-4 लोग मिलकर मुझ पर हावी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना होने पर मुझे आज तक डेट नहीं दी गई है। उसके बाद मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस गई, जो शायद रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास होगी। वहाँ जाकर मैंने जब उनसे पूछा, क्या किया आपने हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए? 2.5 साल की मेरी बच्ची उस घर में थी, तो कोविड अगर मेरे पति को था तो आपने सैनिटाइज क्यों नहीं करवाया? आपने अपने फ़र्ज़ को पूरा क्यों नहीं किया गया? उस समय मुझे वहाँ से जवाब मिला, अरे हर रोज़ इतने सारे लोगों की मौत हो रही है, किस किस को देखते फिरेंगे। ये शब्द थे वहाँ के कलेक्टर के। उसके बाद वहाँ से हताश होकर मैं घर आई। मेरा ये सवाल आज भी जारी है, मुझे आज भी नहीं पता चला कि मेरे पति के साथ क्या हुआ है। उस डॉक्टर को जब मैंने बोला कि एक बार मुझे इस डॉक्टर से मिलवा दिया जाए, या फिर आप मीटिंग कर रहे हैं उस डॉक्टर को यहाँ बुला लिया जाए, मुझे उसके आगे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उनसे सीधा सवाल करना चाहती हूँ। उस डॉक्टर को आज तक नहीं मिलवाया गया मुझसे। वो डॉक्टर कहाँ गए वो आज तक नहीं पता है। तो कहाँ है वहाँ के डॉक्टर? ज़िंदगी किसी और की बर्बाद हो रही है जैसे मेरी हुई है, तो गुजारिश है मत करिए, मत करिए यार, किसी का घर तबाह हो जाता है। उसके बाद भी ज़िंदगी की जंग जो होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई। मेरा जो सफ़र था ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। पति के बाद अकेली औरत। अकेली औरत से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक सफ़ेद साड़ी में रहेगी, वो अपनी बच्ची का हाथ पकड़ेगी और ये बोलेगी, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मुझे घर चाहिए। मुझे एक टीचरशिप की जॉब मैं कर सकती हूँ, मेरी बेटी को आपको रखना पड़ेगा 5 घंटे के लिए, उसके बदले आप मुझे घर में रखेंगे क्या? तो ये सवाल मैं करती। मैं इतना ही कर सकती थी बस। मैंने नहीं किया। मैं मायके आई। हाँ, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ। जैसा कि लोगों ने बहुत ताने दिए कि यार इतनी जल्दी सोशल हो गई यार, तो क्या सोशल हो गई मैं? क्या किया मैंने? नेहा ने क्या किया? मेरे साथ मेरी 2.5 साल की बच्ची, मेरे हाथ में मेरी कोई जमा पूंजी नहीं थी, 1 रुपये मेरे पास मेरा नहीं था। मैं वहाँ से कपड़े तक लेकर नहीं निकली थी। मायके में रही। थोड़े टाइम में ऐसा लगने लगा कि मैं क्यों हूँ, यूँ सवाल अपने आप पर कि मैं क्यों हूँ। उस समय जो मेरे पिल्लर बने वो थे मेरे भाई, वो थी मेरी फैमिली कि नहीं तुम्हें जीना है। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आती, यूट्यूब की एक वीडियो बताती है कि मम्मा मुझे ये चाहिए। उस समय उसकी मम क्या करेगी, किसके पास जाएगी ये बोलने के लिए कि उसको ये चाहिए? तब सोचा कि नहीं, मैं ऐसे रुक नहीं सकती हूँ, मैं ऐसे थक नहीं सकती हूँ। तब मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिससे मुझे इनकम हुई 150 रुपये की। तब मुझे लगा कि मैं घर बैठे ये कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं जॉब करने जाऊँगी तो मुझे बेटी को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। उतने में फिर से कोविड की दूसरी लहर आई, लॉकडाउन लग गया। तब जो मेरे कमाई का साधन था वो था इंस्टाग्राम। वहाँ पर फिर मैंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किए, ड्रेसेस आने लगी और उन ड्रेसेस को लेकर जो मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, सबसे पहला ताना मुझे मिला ससुराल से। मैंने आज तक ये बात शेयर नहीं की, आज मैं कर रही हूँ। ससुराल से ये ताना सुनने के लिए मिला कि बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ गई हो तुम, ऐसा नहीं सोचा था। तो कितनी जल्दी आगे बढ़ गई मैं, क्या करना चाहिए था मुझे और कितना रुकना चाहिए था मुझे। अगर मैं ज़िंदगी भर रुकती तो क्या मेरे पति वापस आ जाते, या फिर मुझे उस पीरियड तक रुकना चाहिए था जब मैं इस दुनिया में नहीं होती? किसके लिए रुकना चाहिए था? मदद के लिए हाथ किसने बढ़ाया? किसी ने कुछ नहीं किया। मैं रुकी नहीं, सुनने के बाद भी मैं नहीं रुकी, मैंने अपने काम को शुरू किया। उसके बाद इंस्टाग्राम से मैं आई यूट्यूब पर, जो कि जो चैनल था यूट्यूब चैनल, वो टिकटॉक से मैंने स्टार्ट किया था लोगों की फरमाइश पर, जिसका नाम था लव बर्ड। उसको मैंने चेंज करके उसका नाम कर दिया नेहा आशीष तिवारी, ताकि मैं आशीष जी के नाम को हमेशा ज़िंदा रख सकूं। मैंने सोचा कि मुझे अपना एक घर चाहिए, उस घर के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक काम शुरू करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के भरोसे मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी का फ्यूचर चाहिए। उतने टाइम पर मेरा भाई जॉब करता था भोपाल में, मैं उसके पास गई, वहाँ पर मैंने घर ढूंढा, वहाँ पर मैं क्या काम शुरू कर सकती हूँ ये देखा। तो काम शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो मैं कहाँ से लाती, मैं क्या करती, क्योंकि जितना मिलता है उतने में मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर सकती हूँ।
बैंक गई कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, संविधान ने इतने सारे हमारे लिए, औरतों के लिए इतना कुछ निकाल कर रखा हुआ है। बैंक गई, बहुत दिक्कतें हुई, फिर भी ये बोला गया कि लोन मिल जाएगा। लोन के बेस पर मैंने अपना काम शुरू किया। फिर मैंने लिया एक घर, जो कि मेरा पहला अचीवमेंट था। भोपाल में एक नए शहर में मैंने अपने और अपनी बेटी के नाम पर एक घर लिया। घर के बाद जैसे ही, मेरा एक बुटीक है जिसका नाम है नेहाज़ बुटीक, और मैं इसे अपने ही नाम पर शुरू करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने नाम को बताना चाहती थी कि मैं कर सकती हूँ। वहाँ पर शुरू करने के बाद ही पता चलता है कि लोन नहीं निकल पाएगा। जैसे फिर से कहा जाता है ना कि उतार चढ़ाव इतने देखे कि मैं फिर से नीचे आ गई, कि मैंने घर तो ले लिया यहाँ पर मैं काम क्या करूँगी। थोड़े से कपड़े रख कर मैंने उस बुटीक को स्टार्ट किया। उसके बाद ऑनलाइन पेज स्टार्ट किया, और पब्लिक का इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे वहाँ से मिला कि आज मेरे बुटीक पर एक नहीं 2 मशीनें हैं। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ आज भी उंगली उठती है। ये हमारे जो देश है ना, इसमें आप बोल सकते हो कि 2 प्रकार के लोग हैं। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाती थी तो वायरल किस वजह से हुई थी? संस्कारों के कारण, क्योंकि मैं कभी पल्ला सर से हटाती नहीं थी। आज वही सोसाइटी मुझ पर उंगली उठाती है, क्योंकि मैं उस शब्द को यूज़ नहीं करना चाह रही थी, पर मुझे करना चाहिए। विधवा, विधवा शब्द का यूज़ करके मुझे बार बार टॉर्चर किया गया कि एक विधवा नए कपड़े भी नहीं पहन सकती है, क्यों पहनेगी, उसे नहीं पहनना चाहिए। तो ये हमारे समाज का रूप है। बार बार फ़ोन पर टॉर्चर किया जाना, किसी के द्वारा बुलवाया जाना, ये सब स्टार्ट था। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। ये मेरा काम था जो मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसके लिए कौन है? मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं विधवा हूँ। मेरे पति इस दुनिया में नहीं, आप लोगों के लिए, मेरे लिए हैं और हमेशा रहेंगे। तो जो महिलाएं हैं उनके लिए बस एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत मुझे सहारा दिया गया, सहारा मुझे दिखाया गया। हर तरीके के लोगों से मैंने डील की है इस दुनिया में, बहुत छोटी सी उम्र में। मेरी उम्र इतनी नहीं, जितना कुछ मैंने देख लिया। तो बेसहारा मत समझिएगा अपने आप को, क्योंकि सहारा अगर कोई देता है ना तो बहुत सारी शर्तों पर देता है। ये जो हमारा समाज है ना, वो शर्त मांगता है। तो वो शर्त जो होती है वो ये होती है कि आप अपने पति की तस्वीर को अपने सीने से लगाए, एक हाथ का घूंघट डाले, एक कोने में बैठकर रोते रहेंगे, तो आप पतिव्रता हैं। तो ही आप पतिव्रता हैं, आप अपने पति से प्यार करती हैं। तो ऐसे समाज को, उनके नियमों को मैं नेहा आशीष तिवारी मानने से इनकार करती हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही अपनी बेटी को पालूंगी। तो जो महिलाएं आज भी घुट घुट कर जी रही हैं ना, उनके लिए तो एक शब्द में बोलना चाहूँगी कि बेचारी नहीं हो आप बेचारी नहीं हो। आप लड़ सकती हो, आप जीत सकती हो, आप सब कुछ कर सकती हो। पुरुष प्रधान समाज मैं मानती हूँ, लेकिन औरत जननी है, शक्ति है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आज मैंने अपना एक काम शुरू किया है, उस काम से जब मुझे ऑर्डर आने शुरू किए, अब मैं अपना एक दूसरा काम भी शुरू करने वाली हूँ। तो बहुत जल्दी मैं अपने नाम को, नेहा नाम को, उन ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी। जो कहते हैं ना कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़नी है, मुझे उड़ान भरनी है। इसलिए क्योंकि मेरी बेटी के लिए सिर्फ मैं हूँ, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं हूँ उसके पापा हूँ। तो जिन लोगों ने उम्मीद करी थी ये लौट कर आएगी, ये हमारे ही पास आएगी और ये रोएगी, तो आज ये तमाचा उन लोगों के मुंह पर कि मैं नहीं आई और ना मैं आऊँगी, और अपनी बेटी को अकेले अपने दम पर पाल के बताऊँगी। ना उसकी ज़रूरतों को सिर्फ, मैं उसकी ख्वाहिशों को भी पूरा करूँगी। पुरुष प्रधान समाज में औरत का जो स्थान है वो किसी का नहीं हो सकता। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसा भी मत करिएगा, क्योंकि जब एक चुप रहने वाला इंसान अंदर की चुप्पी तोड़ता है ना, तो कभी कभी तबाही भी आती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर मेरी बेटी पर या मुझ पर बात आती है तो मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, और सबसे पहले मैं एक माँ हूँ। जैसा कि मुझे बोला गया था कि बेसहारा हो, सहारे की ज़रूरत है, तो मुझे सहारा नहीं चाहिए, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। तो मैं नेहा आशीष तिवारी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे ऐसे ही चाहिए। आम औरतों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी कोई मदद भी कर रहा है ना, तो वो किसी शर्त पे कर रहा है, उसको आपसे कुछ चाहिए, बदले में कुछ चाहिए। तो यहाँ पर बदले में देने के लिए औरत नहीं बैठी है, वो अपना फ्यूचर देखेगी, अपने बच्चों का फ्यूचर देखेगी। आप उस पर उंगली उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं, सहारा देने के लिए आप बोलते हैं कि इसके बदले ये, तो वो क्यों करेगी? वो नहीं करेगी। आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप बेसहारा नहीं हैं, आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत देखिए कि आपने क्या खो दिया, आप ये देखिए कि आपके पास क्या है। आप ये मत देखिए कि आपने
अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को खो दिया। आप ये देखिए कि आप किसकी ज़िंदगी में हैं। मम्मी पापा भाई बहन बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनके लिए हमें जीना होता है, जिनके लिए हम सब कुछ होते हैं। आप ये मत देखिए आपके पास क्या नहीं, आप क्या नहीं कर सकते। जो है उससे आप अपनी काबिलियत से क्या पा सकते हैं, किस मुकाम को पा सकते हैं। और प्लीज़ सीढ़ी मत ढूंढिएगा, उड़ान देखिएगा। उड़ना है, हर औरत का सपना भी होता है, हर औरत को ये करना भी चाहिए और जिम्मेदारी भी है। हम औरत हैं, हम घर संभाल सकते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं, औरतें देश भी संभालती हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी को किसी और पर क्यों थोपेंगे, और कोई हमारे बच्चों की हमारी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। आप जननी हैं, आपने जन्म दिया है, आप एक औरत हैं, तो आप लड़िए, अपने लिए लड़िए, अपने बच्चे के लिए लड़िए, उस नाम के लिए लड़िए जो आज भी आपके नाम के साथ है। जैसा कि मैं नेहा आशीष तिवारी, इस नाम को मरने नहीं दे सकती हूँ मैं, तो आप भी मरने मत दीजिए। आप जिंदा रहिए उस नाम के लिए और जी कर बताइए। प्लीज़ जिंदा मत रहिए, जी कर बताइए। और उन लोगों के मुंह पर तमाचा ज़रूर मारिएगा जो बोलते हैं कि आओ ना यार, यहीं तो रहना है। हम ही हैं करने वाले, आप करने वाले नहीं हो, करने वाली मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ। हर औरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप ईमानदार हैं, आप में काम करने की लगन है और आपका रास्ता सही है, तो आप उस रास्ते पर चलकर, अकेले चलकर, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन आप अकेले भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको किसी के सपोर्ट की। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप वो मंजिल पा सकते हैं जिस मंजिल के आप हकदार हैं और आपको पाना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए अपने लिए, और सिर्फ सबसे पहले अपने लिए।